It is bond angle, bond length, bond angle and bond length. ठीक है, अभी तक हमने इस टॉपिक को पहले नहीं किया था. दिस आर बॉन्ड पैरामीटर्स. When we say bond angle or bond length, the bond angle term is if A, B and A, there is a bond between three atoms, so this angle is called bond angle. Theta is the bond angle. हम कहते हैं बॉन्ड एंगल इज बिटवीन द टू बॉन्ड्स, टू डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल. इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स. नहीं बेटा, टोटल कंपैरिजन करने लगे ना, सारा कंप्लीट करने लगे दोबारा से. फिर एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड एंगल किन बातों पे डिपेंड करता है, और हमें जब कभी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए हमें क्या क्या सोचना पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव इज बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हमने कहा था दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी corresponding to a distance that is called bond length. ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं. यानी A और B तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम रखा गया बॉन्ड लेंथ. ये हमारी बॉन्ड लेंथ है. बॉन्ड एंगल किन बातों पे डिपेंड करता है? तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन. नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन. अगर कहीं आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड एंगल गेस कर सकते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल आप सबने किया है SP, तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. SP2 120 डिग्री. SP3 109.5 degree. SP3D, it is 190 degree and 120 degree. SP3D2 bond angle becomes 90 degree, and last हमने किया था SP3D3 bond angle is going to be 90 degree and 72 degree. That means bond angle सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन पे. फर्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड पॉइंट, लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स. सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स. हम कहेंगे बॉन्ड एंगल लोन पेयर्स पे डिपेंड करता है. मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, more is number of lone pairs, less is the bond angle, less is the bond angle. फिर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो तो आपको वहां पे दिखता है कि वो पूछते हैं इन चारों में से किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है या किसका सबसे ज्यादा है. तो वो जब बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे करना है उसकी टेक्निक्स है ये. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स. मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लेस इज द बॉन्ड एंगल. फॉर एग्जाम्पल देखो आपके सामने ही था CH4 में वहां पे कोई लोन पेयर नहीं था, तो बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री. फिर हम कहते हैं अमोनिया में एक लोन पेयर आ जाता है, the bond angle becomes 107 degree, and in case of water H2O bond angle is 104.5 degree because there are two lone pairs. It means
it depends on the second factor क्या हो गया, lone pairs. Third factor is going to be steric factor. Steric factor is the third factor. Steric factor is, अगर आपके पास ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं तो बॉन्ड एंगल था 2 लोन पेयर्स, बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री. और अगर ऑक्सीजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है. एंड नाउ दिस एंगल इज रीचिंग अ वैल्यू ऑफ 110 डिग्री. The reason is this CH3 is going to be a bulky group. मिथाइल एक बड़ा सा ग्रुप है तो हम कहेंगे बल्कि मिथाइल. दिस इज अगेन अ बल्की मिथाइल. तो बड़ा भारी भरकम सा मिथाइल जो है वो अपने बॉन्ड्स को एक दूसरे से रिपेल करता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है. तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट बल्कीनेस. क्लियर हो क्या? These are 3 factors. अब तक हमने जो लिखे हैं, स्टीरिक का मतलब होता है भीड़. 3 डायमेंशनली, कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो 3 डायमेंशनली हिंड्रेंस. ओके बेटा, नाउ 3 फैक्टर्स पे समझ आ गए सबको ये वाले. फोर्थ फैक्टर इज bond angle decreases. Fourth factor is bond angle decreases as we move down the group. Bond angle decreases as we move down the group. Bond angle decreases as we move down the group. अब हम कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता था. बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी कहा वाटर का एंगल था 104.5 डिग्री. अगर मैं लिख दूं H2S तो बॉन्ड एंगल बिकम्स 92 डिग्री. जबकि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों के केस में लोन पेयर सेम है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सब कुछ सेम चल रहा था. स्टिल आपको बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा. देयर इज 91 डिग्री फॉर H2SC, 90 डिग्री फॉर H2TE. ऐसा क्यों होता है? The bond angle decreases as we move down the group because down the group hybridization decreases and bond is due to S and P overlap. हम कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रही. रेदर क्या हो रहा है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है. एस और पी जब ओवरलैप करेंगे तो आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड किस एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे. तो नेचुरल बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री के आसपास. इसीलिए यहाँ पे 92, 91, 90 डिग्री. तो आपको ये नजर आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ऑर्बिटल जो है सिर्फ एस और पी के ओवरलैप से बन रहा है. तो एस पी ओवरलैप मीन्स 90 डिग्री एंगल, क्योंकि 2 पी ऑर्बिटल्स किस एंगल पे पड़े हैं, दे आर एट 90 डिग्री. अगर एक ऐसा ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, एक यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो एंगल दोनों में क्या होगा, 90 डिग्री. तो नियर टू 90 डिग्री इज द एंगल. अनदर एग्जाम्पल आप इसी में लिख सकते हो बॉन्ड एंगल में. अमोनिया का बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री. फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल हमें दिखता है 93 डिग्री और 93 के आसपास 93.3 भी लिखा होता है कई बार. आर्सीन AsH3 बॉन्ड एंगल इज 92 डिग्री, 92.5 अराउंड. स्टिपीन SbH3 bond angle is approaching to 91 degree और
बिस्मिथीन BiH3 बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। रीजन सेम, यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन खत्म होती जा रही है और S और P ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी है वो सेकेंड पीरियड पे या थर्ड पीरियड पे तो लगाई जा सकती है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट फिर हाइब्रिडाइज करना बंद कर देते हैं। वो अपना साइज इतना बड़ा कर चुके हैं कि वो अपने P ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्डिंग करेंगे, S और P का कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते। रीजन इस बीच में S और P के बीच में D आना शुरू होता है, हम बताए ना 4S 3D 4P हो जाएगा, तो जो D बीच में इंटरफेयर करेगा उसकी वजह से S और P आपस में हाइब्रिडाइज ठीक से कर नहीं पाते। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसीज खत्म होती जा रही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास था बॉन्ड एंगल फोर्थ फैक्टर। यहाँ तक समझ आ गया सबको? नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। आप जरा बॉन्ड लेंथ की तरफ मूव करते हैं। बॉन्ड लेंथ पे हाँ, it is now it is bond length. बॉन्ड लेंथ में फर्स्ट फैक्टर S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। हम कहते हैं S कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन and bond length, these are related to each other. More is the S character, greater is the bond length. Sorry, less is the bond length. यदि S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। For example, sp3, sp2, sp. So sp3 is going to be a longer bond, sp2 is a short bond, and sp is the shorter bond. तो पहले आपके पास रीजन हुआ कि s कैरेक्टर जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है, that is going to decrease. तो बॉन्ड लेंथ decreases as we are having s कैरेक्टर increased. जितना ज्यादा है कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड। सेकेंड फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज लोन पेयर्स। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स increase the repulsion, therefore increase the bond length. लोन पेयर के प्रेजेंस से रिपल्शंस बढ़ती हैं और रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। Third point is small size. स्मॉल साइज अगर किसी एलिमेंट का है तो हम कहेंगे शॉर्ट बॉन्ड। छोटे एलिमेंट्स छोटे बॉन्ड बनाते हैं और वाइस वर्सा बड़े एलिमेंट बड़ा बॉन्ड बनाएंगे, यानी जितना छोटा साइज उतना छोटा बॉन्ड। यानी अगर आपसे कहा जाए कि HF का बॉन्ड तो आप कहोगे HCl से छोटा होगा, HBr का बॉन्ड और भी लंबा हो जाएगा और HI का बॉन्ड सबसे लंबा होगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, बॉन्ड लेंथ increases. Down the group bond length increases. जैसे आप नीचे आते जाओगे
क्योंकि एलिमेंट बड़े होते जा रहे हैं तो बॉन्ड की लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो इंक्रीज करता जाएगा. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. Another example we can have is फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर लेंथ F सिंगल बॉन्ड F और CF. हाँ जी बेटा, स्मॉल साइज है बेटा. फ्लोरीन का साइज छोटा है तो नेचुरली जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड भी छोटा, ऐसा वो लेंथ कम हो जाएगी. क्लोरीन का साइज बड़ा है तो नेचुरली बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी. तो लार्जर इज द साइज, मोर इज द बॉन्ड लेंथ. देखो जरा, क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन की बात करें एंड देन इज आयोडीन आयोडीन, तो साफ दिख रहा है कि कौन सा बॉन्ड लंबा होगा, आयोडीन वाला, क्योंकि लार्ज इज द साइज, लॉन्गर इज द बॉन्ड. लार्ज साइज्ड एटम्स आर गोइंग टू हैव द लॉन्ग बॉन्ड्स. Next is fourth factor is bond length is inversely proportional to bond order. अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड बॉन्ड ऑर्डर 2, तो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, L2 L1. तो हम कहेंगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है उस वो लॉन्गर होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो लेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी. तो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द लेंथ. Next is bond length is also affected by resonance. हमें पता है कि जहां पे रेजोनेंस आती है वहां पे भी बॉन्ड लेंथ को फर्क पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, ओजोन में एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है. अगर ये मान लिया जाए एक डबल और एक सिंगल, तो हमें लगेगा एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस हो जाती है और हमें मिलता है कि ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ्स बिल्कुल सेम होती हैं. तो बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल. तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आप ऐसा सोच पाओगे. अगर ऐसा नहीं किया आपने तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. इवन जब भी बॉन्ड लेंथ सोचनी है तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है. बॉन्ड एंगल के लिए भी बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है. तो मैंने सब कुछ इसलिए सम अप कर दिया क्योंकि आपने सब चीजें अलग अलग पढ़ी थी. अब सब कुछ इकट्ठा सोचो, क्वेश्चन तो अलग अलग नहीं आ रहा ना. क्वेश्चन या पेपर जब कभी टॉपिक वाइज नहीं होता. जो पेपर होगा वो तो बॉन्ड एंगल पूछेंगे, तो आपको सोचना है कैसे निकाला. ठीक है, ऐसे बॉन्ड लेंथ पूछेंगे तो आपको देखना है कि किस मेथड से आपने उसे सोचा. ठीक है जी, समझ आ गया बॉन्ड लेंथ. हाँ जी बेटा, एनी डाउट? बॉन्ड ऑर्डर बेटा, डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 2, सिंगल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 1. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बेसिकली 1 मीन्स सिंगल बॉन्ड, 2 मीन्स डबल बॉन्ड, 3 मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, लेंथ तो सेम होती है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की. नहीं बेटा, लेंथ जो है, जो सिंगल बॉन्ड है वो लॉन्ग होता है, डबल उससे शॉर्ट, ट्रिपल उससे भी शॉर्ट. 6 पॉइंट आप यही ऐड कर दो. 6 पॉइंट इज, आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया जा रहा है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो आप ध्यान रखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है, डबल उससे लंबा और सिंगल सबसे लंबा. यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करें
तो सबसे लंबा बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। हाँ जी बेटा बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते बेटा, किसी में कोई एक फैक्टर लगेगा, किसी में दूसरा फैक्टर, किसी में तीसरा फैक्टर, ऐसे होगा। ऐसा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं ना। देखो जहाँ पे रेजोनेंस रखी तो वहां पे आप बाकी कंसेप्ट नहीं देख पाओगे, है ना ऐसे। हाँ जी बच्चे बोलो जी, कोई डाउट किसी का इसके अलावा? तो ये आपके पास है बॉन्ड लेंथ एंड द डिसाइडिंग फैक्टर्स, यानी बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करने के लिए कितने सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? यानी इन जनरल जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी एक टॉपिक में से नहीं होते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरल टॉपिक्स होते हैं। इन्होंने आपसे पूछा कि आउट ऑफ फॉलोइंग फोर विच वन इज गोइंग टू हैव द लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्स आते हैं आपको। अगर स्ट्रक्चर्स आते हैं फिर आप देखोगे कहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहाँ उनके बीच में डबल बॉन्ड है, कहाँ उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हिसाब से आप सोच पाओगे। अगर आपको लगता है कि इनमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है तो रेजोनेंस भी सोचोगे, ठीक है, फिर जाके आप बॉन्ड लेंथ का आंसर दे पाते हो। ठीक है, जैसे बताओ CO2 और CO3 2 नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? अगर मेरा क्वेश्चन हो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज CO2 CO3 2 नेगेटिव एंड CO में से आपको अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बताओ क्या करना चाहिए? CO2 सबसे ज्यादा CO2 का उसके CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट के केस में आपको रेजोनेंस नजर आएगी तो आप कहोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मुझे रेजोनेंस यहाँ पे सोचनी पड़ी, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्जेस आर देयर। अब हम कह सकते हैं सबसे छोटा बॉन्ड, इंक्रीजिंग बॉन्ड पूछा था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्मॉलेस्ट, देन इज CO2 एंड CO3 2 नेगेटिव इज द लॉन्गेस्ट। हाँ जी बेटा। ठीक है मैडम जी, तो ये सब कल समझ से किताब बारे। हाँ जी मिली देगी इसे सारा पटियाला छाड़ मारे जी, सारी बुक मार्केट। कौन सी बुक आपने मांगी? वो GR P बहादुर? हाँ जी, वो कच्ची गई कितने पार्ट में नहीं कुछ और ये अपडेट में लेने की अलग अलग ले लिए फिर? मतलब ये मैं ये फिजिकल ते ऑर्गेनिक जी। अच्छा, फिजिकल और ऑर्गेनिक मिल गई ना आपको? फिजिकल एक मिली है, एक ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक। बस ठीक है, फिर 2 बुक्स में काम चल गया। क्योंकि बेटा ये ऑथर्स क्या करते हैं, अंडरस्टूड है ना, उनको प्रिंटिंग में फायदा तभी है जब वो एक सिंगल बुक 3 बार बेचेंगे। अगर वो इकट्ठी जो पहले आया करता था एडिशन, हो सकता है आजकल वो एडिशन निकाला ही ना हो। हमें तो अपना फायदा देखना है। हाँ, तभी मैंने आपको कहा था कि आप वो वाली बुक ढूंढो जिसमें आपको इकट्ठे मिल जाए। अगर नहीं मिली है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। किताब कैसी होती है? ओपी टंडन भी ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, बहुत बुरी भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। नॉन मेडिकल के लिए थोड़ी सी कम लेवल की रहती है, मेडिकल के लिए ठीक है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा जो प्रभात कुमार की बुक आपको मैंने कहा था, वो +1 और +2 का नीट बेसिस पे जो आ रही है, उसमें उन्होंने 2 एडिशन निकाले हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में पूरी +1 है, वॉल्यूम 2 में पूरी +2 है। तो अगर आपको बुक मिलेगी तो फिलहाल आपको वॉल्यूम 1 ही खरीदना है। GRB, ठीक है, GRB जो है पढ़ी हमारे पास पढ़िए ना उनके पास। हाँ जी बेटा। नहीं, अरिहंत नहीं, मैंने कहा था P बहादुर ले सकते हो, GRB P बहादुर, दैट इज गुड, वो अच्छी बुक है। या फिर अगर ज्यादा एडवांस करना है तो अवस्थी, N अवस्थी की बुक आती है, एक फिजिकल केमिस्ट्री की आती है, बट वो न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। मेडिकल वालों के लिए नहीं, वो नॉन मेडिकल वालों के लिए अच्छी है। हाँ जी बेटा। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री कोई मत लेना, मैं आपको भेज दूंगी, यहाँ से भिजवा दूंगी अगर करनी है तो। क्योंकि अभी न्यूमेरिकल बुक्स हमें ऑब्जेक्टिव ही करना है ना, सब्जेक्टिव का फायदा नहीं है। हम सब्जेक्टिव पे टाइम वेस्ट करते हैं और आने हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
तो न्यूमेरिकल बुक वैसे प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी तो मैं आपके सेंटर पे एक भिजवा दूंगी, सब सेंटर्स पे आप अपनी यहीं से लेके फोटो बैठ के कर लिया करो क्वेश्चंस, ठीक है? ओके बेटा। हाँ जी बेटा, नाउ इट इज बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। जैसे मैंने अब समाप्त किया, अब बेटा आपका रूल ये है कि अब हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर का कोई एक टॉपिक नहीं सोचना, एक टॉपिक के अलावा आपको दूसरे टॉपिक भी देखने पड़ेंगे कि वहां पे कौन कौन से वैलिड है। जैसे अगला टर्म है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगला हेडिंग में करवा रही हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ जी बेटा बोलो। मूवमेंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या चक्कर होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन, मोर इज द डाइपोल मोमेंट, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी से रिलेटेड है। हाँ बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज योर थर्ड फैक्टर। तीसरा फैक्टर हम करने जा रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हेन इट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इट इज गोइंग टू बी अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to break a bond. जब हम कहते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन, हम कहेंगे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज required to break a bond, और ब्रैकेट में लिखोगे 1 मोल। रीजन इज 1 मोल से कम तो बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते ना आप, आधा मोल या 0.5 मोल नहीं ब्रेक कर सकते, तो यू हैव टू थिंक अबाउट 1 मोल एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हमने कहा था जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एस करेक्टर, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमारे पास एक एक्सेप्शंस नजर आती हैं। जो एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन एंड आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम था, इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा? साइज। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ द बॉन्ड देखा जाए तो सबसे लॉन्ग बॉन्ड आयोडीन था, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और यहाँ पे फ्लोरीन ऐसा आना चाहिए लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे है ही नहीं। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन के बाद आती है और फिर जाके नजर आता है आयोडीन। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर इज क्लोरीन, देन इज ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड लीस्ट इज आयोडीन। अब क्वेश्चन आया कि फ्लोरीन यहाँ क्या कर रहा है जबकि ये तो सबसे छोटा था, और अगर ये सबसे छोटा था तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। तो रीजन हमारे पास दिया गया बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। हम कहेंगे फ्लोरीन का साइज छोटा है। जब उसका साइज छोटा है और उसके पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं दीज आर रिपेलिंग ईच अदर। हम कहेंगे स्मॉल साइज 6 lone pairs, very strong repulsions, इतनी ज्यादा repulsions हैं, therefore bond becomes weak। मैम, हाँ जी, मैं पॉज करना आता ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो फ्लोरीन वाला ये एक्सेप्शन हमें दिख रहा है।